आज हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स या फिर जिनको शॉर्ट में प्री रिक्विसाइट्स भी कहा जाता है फॉर ग्रेजुएशन मैथ्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कंसेप्ट हैं ये कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, स्पेशली इन तीनों सेमेस्टर की मैथ के लिए जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं, हम पहले उनके बारे में देखने वाले हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिकली सेट्स हो गए, सेकंड नंबर पे आता है आपका रिलेशन क्या होता है, और थर्ड नंबर पे आता है फंक्शन क्या होते हैं। ये तीन चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी हेल्पफुल होगा, ये थर्ड सेमेस्टर में भी होगा और फिफ्थ सेमेस्टर में भी। जो सिलेबस आपका गिवन है वो पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये ऑलरेडी आपको पता होंगी, बट क्विकली हम यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। तो ये दो पार्ट्स में आएगा ये वाले वीडियो। पहले पार्ट में हम सेट और रिलेशन के बारे में समझ लेंगे, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फंक्शन के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेट से। तो सेट क्या होता है? सेट सबको पता है, सेट जो होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है एस कलेक्शन। समझ में आ गया कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कलेक्शन के लिए आपने कुछ भी एक सेट रख लिया, या भी जो भी है, एक जगह है जहाँ पे आपको सबको कलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड टाइप के ऑब्जेक्ट रखने हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। जैसे कि मेरे हिसाब से अगर मैंने, मान लीजिए आपने ले लिया है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर का मतलब होता है, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड होता है, वो इवन नंबर कहलाते हैं, या जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो मेरे हिसाब से भी इवन नंबर वही होंगे जो किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से, थर्ड पर्सन के हिसाब से भी ये सारे ही नंबर जो इवन नंबर हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कैसा कलेक्शन हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अगर इसका जो सेट बनाएंगे कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं कौन सा वेल डिफाइंड नहीं होता है। मान लीजिए मैंने आपको कोई भी 10 बुक्स दे दी, और मैं आपसे इनसे पूछ रही हूँ कि इसमें से कुछ ऐसी बुक्स का सिलेक्शन बनाओ जो आपको अच्छी लगी। ठीक है, अच्छी, या फिर आपने कह दिया गुड बुक्स का इसमें से कलेक्शन बनाइए। तो गुड का क्या मतलब हुआ? आपके हिसाब से गुड बुक कोई और हो सकती है, किसी और के हिसाब से गुड बुक कोई और हो सकती है। ठीक है, तो ये एक टर्म अच्छा जो वर्ड है या गुड जो वर्ड है, ये एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं होता है। इसी तरीके से आपकी जो करंट इंडियन टीम थी, मान लीजिए 11 प्लेयर्स है, उसमें आपसे उसमें पूछा जाएगा इसमें से अच्छे प्लेयर का कलेक्शन बताइए। तो अच्छे प्लेयर का मतलब क्या हुआ? किसी के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर अच्छा है, कोई प्लेयर कम अच्छा है। अच्छे का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये जो अच्छा वर्ड है ये एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, इसलिए इसके जो कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी शब्द बता देते हैं। इसके लिए जो शब्द यूज़ हो जाता है उसे हम कहते हैं फजी सेट। ठीक है, तो इस टाइप के, क्योंकि फजी वर्ड हो गया ना, नॉट क्लियर वर्ड है। गुड जो है क्लियर वर्ड नहीं है, तो इस वजह से इस टाइप के कलेक्शन को हम फजी सेट कहते हैं। वो अलग थ्योरी होती है, उसका भी अलग, जैसे सेट थ्योरी की बुक होती है वैसे ही फजी सेट थ्योरी का भी एक कंसेप्ट होता है। हो सकता है आप हायर क्लासेस में उसको पढ़ें। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेट की। तो सेट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेट क्या होता है। अब सेट को जो है वो हम डिनोट कैसे करते हैं? तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए। जो जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। और अगर आपको बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस क्लास में आपसे पूछा जाए कि इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बच्चों का कलेक्शन बताइए, तो ये भी सबके हिसाब से सेम होंगे। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में मेरे हिसाब से हैं वही किसी और के हिसाब से होंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्राइबिंग सेट, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। यानी कि सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, या फिर और भी नाम से इसे जान सकते हैं। एक नाम होता है इसका जिसे हम कहते हैं टैबुलेशन मेथड, एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है लिस्टिंग, ये सब तीनों एक ही टाइप का ही जो मेथड है डिस्क्राइब करने का सेट का, तीनों का एक ही नाम है। तो लिस्टिंग मेथड से पता चल रहा है लिस्ट कर देना, कोई भी जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट कर दीजिए, तो वो एक रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड या लिस्टिंग मेथड होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर सेट को 1 2 3 करके ऐसे डिनोट कर दिया है, तो ये कैसा मेथड हो गया? लिस्टिंग मेथड हो गया। या फिर अगर मैंने कह दिया है मुझे सेट ऑफ 1
से लेके 20 तक में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके इवन नंबर का कलेक्शन बताइए। तो इवन नंबर का कलेक्शन को आप कैसे डिनोट करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो आपने सारे नंबर लिस्ट कर दिए हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया? आपका लिस्टिंग मेथड हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा मेथड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड में आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एक सम संख्याओं वाला देखा था, इवन नंबर्स वाला। तो इवन नंबर को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो 1 से 20 वाला देखा था, ई इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट, इसको सच दैट कहा जाता है। सच दैट एक्स इज इवन नंबर बिटवीन 1 to 20। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखा? एक्स लिख दिया और आगे से आपने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी आपने कि किस टाइप का कलेक्शन करना है। आपने सारे नंबर 1 से 20 तक के मेंशन नहीं किए हैं, बट ये भी आपको वही चीज़ बता रहा है कि आपको इसका कलेक्शन लिखना है। तो ये कैसा सेट हो गया? ये भी सेट को डिस्क्राइब करने का ही तरीका है, बट इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट ऐसा कुछ टाइप्स नहीं है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें आ सकती हैं मैं उसको बता देती हूँ। टाइप्स में आ जाता है जैसे कि आप कह सकते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है, या फिर आप एक और चीज़ बात कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं नल सेट क्या होता है। ठीक है, और एक होता है आपके पास सिंगलटन। तो ये 4 चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो फाइनाइट सेट पता चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके फाइनाइट होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था इवन नंबर बिटवीन 1 to 20 वाला जो सेट था वो आपका, क्योंकि उसमें 1 से 20 तक में आपको पता है 10 ही नंबर आएंगे, तो फाइनाइट सेट हो गया वो। इसी तरीके से अगर आप इनफाइनाइट सेट की बात करें जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट आते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर आता है आपका नल सेट। नल सेट जो खाली होता है इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। आप फाई करके भी डिनोट करते हैं, आप खाली ब्रैकेट करके भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका नल सेट हो गया। सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब ये होता है जिस एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट आता हो, जैसे कि मैंने कह दिया 1, तो ये कैसे सेट हो गया? सिंगलटन सेट। तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, या तो नल सेट को ऐसे डिनोट करिए या फाई से डिनोट करिए। अगर आपने कभी ऐसे डिनोट कर दिया तो ये सिंगलटन सेट होगा, ना कि नल सेट। इसमें एक एलिमेंट है फाई। ठीक है, तो फाई खाली नल सेट को सिर्फ हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इससे। ये दोनों अलग अलग टाइप के सेट हो गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास 2 चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं सबसेट और सुपर सेट क्या होता है? आपको पता है एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बी के अंदर ऑलरेडी आते हैं, यानी कि बी आपका बड़ा सेट हो गया और ए उसके अंदर आ रहा है, तो आप कहते हो कि जो ए है वो बी का सबसेट हो गया। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे डेफिनेशन में लिखते हो कि, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बोलूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स होने चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि ए अगर बी का सबसेट है, दैट मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए में जो भी एलिमेंट पढ़ रहा है वो अगर बी में पढ़ रहा है तो वो सबसेट हो गया। और इसी तरीके से अगर आपके ए अगर सबसेट है तो बी अपने आप सुपर सेट हो गया। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? मान लीजिए नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया हमने और इवन नंबर्स का सेट ले लिया हमने। ठीक है, तो आपको अगर ये बोला जाए कि नेचुरल नंबर्स का सेट लिखिए तो क्या होता है? 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इवन नंबर्स का सेट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप देख सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें इवन नंबर्स तो अल्टीमेटली पढ़ेंगे ही, यानी कि ई क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा एन का। तो ई हो गया आपका सबसेट और एन हो गया आपका सुपर सेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर ए सबसेट है बी का, पहली बात तो नीचे इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, ए सबसेट होना चाहिए बी का, यानी कि प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि सबसेट तो हो गई, यानी कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए के हर एलिमेंट बी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन
साथ में प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए, यानी कि देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एक कम से कम आना ही चाहिए। एटलीस्ट एक एलिमेंट वाई बी में ऐसा पड़ेगा जो कि ए का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिया। बी हमने ले लिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 छूट रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि ए क्या हो गया, सबसेट तो है ही, बट यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट हो गया ना, कुछ एलिमेंट कम है। क्योंकि आपको पता है अगर इन केस मैं यहाँ से 5 6 हटा भी देती हूँ, ठीक है, इन केस अगर मैंने यहाँ पे जो सेट है 1 2 3 4 में से ए हटा भी दिए 5 6, बी में भी यही 4 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए और बी क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। लेकिन ए तो सबसेट है ही ना, बी का सबसेट तो रहेगा ही। कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट तो हमेशा ही रहता है। तो इस वजह से प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए इससे, तभी आप उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ अ सेट। क्या होता है पावर सेट का मतलब होता है अगर आपने कोई सेट ए लिया है तो ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे उनको कलेक्ट करके जो नया सेट बनता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। तो आपको याद होगा पावर सेट को हम ए का पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अगर ए में कितने एलिमेंट है n, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 raised to the power n, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक छोटा सा ही लेते हैं। मान लीजिए a इज़ इक्वल टू है आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक तो आपका बनेगा 5, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब एक एक एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये सिंगलटन हो गया। अब दो दो के पेयर बना लीजिए 1 2 1 3 1 4, फिर इसी तरीके से 2 3, और ये हो जाएगा आपका 2 4, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3,4, और फाइनली आपका सारे के सारे 3 3 वाले एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 4, फिर ऐसे आ जाएगा आपके पास 2 3 4, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि 1,2 भी सेम वही चीज़ है जो 2,1 है, ठीक है। सेट का मतलब कलेक्शन होता है ना, तो कलेक्शन मेरे पास मान लीजिए बुक 1 है बुक 2 है, तो मैंने अपने कलेक्शन में ये वाली बुक नीचे रख दी है, ये वाली बुक ऊपर रख दी है, तो क्या फ़र्क पड़ा है, तो हमारे पास यही 2 बुक्स ना, ठीक है। तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 है, तो कितने सबसेट बनने चाहिए 2 की पावर 4, यानी कि 16 बनने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा अभी एक बच रहा है, तो एक कौन सा बच रहा होगा 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और इसमें 3 एलिमेंट्स वाला एक और आएगा, क्योंकि आपको 4 में से 3 चूज़ करने हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको ये पता है 4 होती है, ठीक है। तो एक और कुछ बनेगा, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 16। इसको मैं एक सेट में अगर मैं इस तरह से पुट कर दूं तो ये आपके टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 16। तो इस तरीके से आपका पावर सेट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे A, B, तो ये कौन सा पेयर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर एक सेट A है एक सेट B है, तो इसमें आपको x, y जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब आते हैं, जिसमें x जो है वो A का एलिमेंट होगा, y जो होगा आपका B का एलिमेंट होगा। तो जितने भी ऐसे आ सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा सेट ही लेते हैं 1, 2, 3 A ले लिया हमने, और B में हमने A, B ले लिया, ठीक है। तो अब आपके पास A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B में आप पहले आगे वाला एलिमेंट A का होता है, पीछे वाला B का होता है। अगर A आगे है तो आगे A ही रहेगा, पीछे B है तो पीछे वाला एलिमेंट B का रहेगा। तो पहले 1 ले लीजिए 1, A, फिर 1, B, इसी तरीके से 2 से करेंगे 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। तो ये आपके इसके A क्रॉस B के एलिमेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको B क्रॉस A लिखना है तो अलग तरीके से लिखेंगे, पहले B के एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि A, 1, A, 2 और A, 3, फिर इसी तरीके से B, 1, B, 2 और B, 3। तो टोटल एलिमेंट अगर A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं m × n एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया।
और साफ पता चल रहा है अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होते। ए और बी और कोई दो ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी है, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब पहला एलिमेंट सी के बराबर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर होगा, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी हो चुका है, तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शन जो फाइनल बच रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे।